नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज एक नई शुरुआत होने चल रही है। एक नई शुरुआत इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप सभी लोग समझने की कोशिश करिएगा कि आज से मैं क्लास 11th का वीडियो अपलोड करना चालू करूंगा और केमिस्ट्री जो आपके पास है क्लास 11th का, उसका हर एक टर्म्स का, हर एक टॉपिक का वीडियो आपको मिलेगा। ये मेरी तरफ से मेरा प्रॉमिस है और आप सभी लोगों से बस मेरी यही उम्मीद है कि अच्छी तरीके से वीडियो को देखिएगा और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए। और एक सबसे बड़ी बात, जो अहम बात है, वो मैं बता दे रहा हूं कि आप सभी लोग केमिस्ट्री को थोड़ा सा, क्लास 11th के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप केमिस्ट्री को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप इसको जितना अच्छे से समझेंगे ये भी आपको उतने ही अच्छे समझेगा। सिंपल सी बात, मैं एक बात बता दे रहा हूं कि केमिस्ट्री आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप स्टार्टिंग से अगर पॉइंट्स को समझते जाएंगे तो समझ लीजिएगा आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लगभग एक दूसरे से रिलेटेड ही पॉइंट्स होते हैं। तो आप सभी लोगों से बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा और शेयर खूब करिए ताकि औरों को भी फायदा मिले। और हाँ, क्लास 11th की ऑनलाइन क्लासेस आज से चालू हो चुकी है। आज से मैं क्लास 11th का केमिस्ट्री का हर एक वीडियो, जो पहला चैप्टर से लेके अंत तक चैप्टर का जितना भी वीडियो रहेगा, मैं पूरा अपलोड करूंगा। तो जैसे कि आप सभी लोगों को याद होगा, ये जानकारी भी होगी, हमारे यहाँ क्लास 11th का जो पहला चैप्टर होता है वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। हम सभी लोग उस बेसिक कॉन्सेप्ट पर जाने से पहले एक बात मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। जो पहला चैप्टर आपका है वो न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बता दे रहा हूँ कि बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है। और इस चैप्टर के बारे में आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर कई जगहों पे मैंने ऐसा भी देखा है कि इस चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। मैं आपसे फिर से एक बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। आप ये समझिए कि चैप्टर न्यूमेरिकल वाला है, लेकिन न्यूमेरिकल जो भी आपके पास रहेगा वो बहुत ही आसान होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होगा। आप उसको अच्छे से समझेंगे तो आपको उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। सबसे पहली बात, मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। याद रखिएगा कि आप सबसे पहले उस प्रॉब्लम को एक बार नहीं 2-3 बार पढ़िए। पढ़ने के बाद ये देखिए कि उसमें क्या क्या चीज डाटा दी गई है और फिर हमको क्या कैलकुलेट करना है। जिस दिन आप ये चीज जानना जान जाएंगे, समझिए न्यूमेरिकल सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि आधे से ज्यादा न्यूमेरिकल तो उस प्रॉब्लम में ही रहते हैं। और याद रखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप जब 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको ये गेस लग जाएगा उसमें क्या क्या दिया गया है और हमसे क्या पूछ रहा है। तो इसलिए आप सभी लोगों को मैं पढ़ाने से पहले एक बात पहले से बता दे रहा हूं, ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, भागिएगा मत, बड़ा आसान है। और मैं आपको हर एक छोटी छोटी ट्रिक की हेल्प से इस पूरे चैप्टर को बताऊंगा। इस चैप्टर को हम सभी लोग क्या कहेंगे, समझिएगा। इस चैप्टर को अगर हम नाम देना चाहें तो इसे हम सभी लोग कह सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपको बता दे रहा हूं कि एक वर्ड ऐसा है मोल। मोल के कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाते हैं, ये पूरा चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा। मोल का कॉन्सेप्ट में एक जो छोटा सा वर्ड आ रहा है मोल, आप सभी लोगों को याद है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, याद है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में एक था, अगर आपको याद हो, क्वांटिटी, या आपने सुना भी होगा कि वहां पर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में मोल भी आया था, एक यूनिट था। मोल इज अ यूनिट। बिल्कुल उसी तरह से आप समझिएगा, हमारे पास मोल के कॉन्सेप्ट को क्या करना है, समझना है। तो मोल का मतलब क्या होता है, तो आप सभी लोगों को वैसे मोल की डेफिनेशन तो बहुत तरीकों से दी जाती है, कई तरीकों से दी जाती है, पर अगर मोल की हम बात समझना चाहें तो मोल का मतलब क्या है, तो मोल इज अ बेसिकली अ क्वांटिटी। अगर हम मोल की बात करें तो मोल एक टाइप का क्या है, नंबर। सिंपल सी बात है कि मोल क्या है, एक नंबर है। अब ये नंबर कैसा है, थोड़ा सा समझिए
जैसे अगर आप मार्केट में जाएं और वहां मार्केट में जाके ये बोल दें कि मुझे 1 डजन बनाना चाहिए, समझने की कोशिश करिएगा, तो वो आदमी आपको क्या करेगा? 12 बनाना देगा, राइट? अच्छा, अगर आप 2 डजन यक्स अगर आप मांगते हैं तो वो क्या करेगा? 24 यक्स आपको प्रोवाइड करेगा। आप जरा ध्यान से देखिए तो यहां पर 1 डजन 12, क्योंकि हमें ये पता है कि जो 1 डजन होता है वो एक नंबर होता है और ये नंबर बिल्कुल क्या रहता है? फिक्स रहता है। और ये नंबर कितने बराबर होता है? 12 के। अब ये 12 कुछ भी हो सकता है, ये 12 कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। बात मेरी समझ आई आपको? 1 डजन एक क्या है? नंबर है जो कुछ भी हो सकता है। और इसको आप क्या करते हैं? इस वर्ड को आप अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं? यूज करते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखें। बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास ये जो मोल होता है, अगर मुझसे 1 मोल पूछा जाए तो 1 मोल इज ऑल्सो अ नंबर। ये नंबर भी एकदम क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। और ये नंबर बस बराबर होता है 6.023 10 की पावर 23। और इसके लिए भी बोल सकते हैं ये एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस नंबर की बात करेंगे तो ये एक टाइप का क्या है? लार्ज नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। इतना बड़ा नंबर है कि आप सभी लोग इसको अपने डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते। हम लिख भी सकते हैं, सो वी कैन नॉट यूज इन आवर डेली लाइफ। हम अपने डेली लाइफ में इस नंबर को यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्योंकि ये नंबर बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। बात समझ आई? पर आप थोड़ा समझिए, एक मोल की कॉन्सेप्ट क्या है? 1 मोल मतलब क्या है? 1 मोल मतलब सिंपली एक नंबर जो इक्वल होता है 6.023 10 की पावर 23। अब ये एनीथिंग है तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे नाम दे सकता हूं, ये एक टाइप का क्या होगा? पार्टिकल। बात समझ आई आपको? इतनी बात समझ में आ गई? और आप सभी लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा कि आप सभी लोग इस नंबर को आप अपने डेली लाइफ में यूज नहीं कर पाएंगे। What means of 1 mole? That is a number which is equal to 6.023 10 की पावर 23। अब आप सब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके पास नंबर होता है इसे हम सभी लोग अयोगैद्रो नंबर, क्या नंबर देते हैं? अयोगैद्रो नंबर, जिसे हम Na से शो करते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 मोल इज इक्वल Na पार्टिकल। अब छोटी सी जानकारी आपको मैं पार्टिकल के बारे में दूं तो पार्टिकल क्या है? एनीथिंग। अब एनीथिंग मतलब क्या है? यहां कुछ भी हो सकता है। ये एटम हो सकता है, ये मॉलिक्यूल हो सकता है, ये आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक्स, वाई, जेड, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये तो हमारे एक छोटे से टर्म के बारे में हुआ 1 मोल का मतलब क्या है। अच्छा, आप सभी लोगों को मैंने जो एक बात बोला कि हम मोल के कॉन्सेप्ट को डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर आप 1 दर्जन केला मांगेंगे तो वो आदमी दे देगा, लेकिन 1 मोल मांगेंगे तो नहीं देगा। उसकी 2 वजह है। पहली बात ये कि केला बेचने वाला मोल के कॉन्सेप्ट को नहीं समझता, क्योंकि जो मोल वर्ड आपका होता है ये केमिस्ट्री से रिलेटेड। बात समझ आए? दूसरी सबसे बड़ी बात, मान लीजिए अगर वो समझ भी रहा है तो 1 मोल बहुत बड़ा नंबर है, 10 की पावर 23, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और इस बड़े नंबर को वो खुद ही अपने आप को थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना, कैलकुलेट करना थोड़ा सा क्या होगा उसके लिए आसानी नहीं होगी। और आप वैसे भी समझ सकते हैं, 2 चीजें अक्सर प्रॉब्लम करती हैं, एक वो जो बहुत छोटी हो और एक वो जो बहुत बड़ी हो। ये उन 2 प्रॉब्लम में से एक है जो बहुत बड़ी है। इसलिए अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो आप सभी लोग समझिएगा, कोई भी चीज हो जो बहुत बड़ी रहेगी वो समझ में आने वाली नहीं है।
उसे आप एडजस्ट नहीं कर सकते। कोई छोटी सी रहेगी उसे भी एडजस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे ही आप ध्यान दीजिए कि जो हमारे पास मोल है एक बहुत बड़ा नंबर है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझें। उम्मीद है आप सभी लोगों को मोल का मतलब समझ में आया होगा। आइए इसके कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा क्लियर करते हैं कुछ न्यूमेरिकल के साथ, कुछ प्रॉब्लम के साथ। जैसे हम एक पहली प्रॉब्लम ले रहे हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा। देखिए इस प्रॉब्लम को मैं बताने से पहले एक छोटी सी बात आपको मैं पहले से बता दे रहा हूं, थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। हमारे पास अगर ध्यान दिए हो तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल है। एक जिसे हम सभी लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, दूसरा जिसे हम प्रोटॉन बोलते हैं, तीसरा जिसे हम न्यूट्रॉन बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन फंडामेंटल पार्टिकल के कुछ चीजों को आपको समझना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। जैसे उन पार्टिकल का चार्ज क्या होगा या उनके मास के बारे में। इलेक्ट्रॉन के लिए अगर याद हो तो 1.6 10 की पावर -19 कूलम चार्ज होता है। प्रोटॉन के लिए भी 1.6 10 की पावर -19 कूलम चार्ज होता है। अंतर ये इलेक्ट्रॉन के सामने माइनस और प्रोटॉन के सामने प्लस होता है। इस पे क्या चार्ज होता है? 0। इसी तरह अगर मास की बात करें तो मास 9.1 10 की पावर -31 kg होता है और इनका 1.67 10 की पावर -27 kg होता है। बिल्कुल वैसे ही 1.67 10 की पावर -27 kg होता है। तो आप सभी लोगों से बस मेरा ये है कि ये हमारे पास क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल। आप इन फंडामेंटल पार्टिकल का मास और इन पर चार्ज को अच्छे से समझे रहिए, ये जानकारी में रहना चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज आपको पता है तो आप सभी लोग समझिएगा इसमें जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट ये कह रहा है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका पहला प्रॉब्लम है कि अगर हम ये कहते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? इतनी बात समझ में आई? कैसे? तो हम सभी लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करिएगा। इसका सॉल्यूशन आप ऐसे देंगे। पहली बात, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मुझे पता होना चाहिए कितना होता है? 1.6 10 की पावर -19 कूलम। ठीक। दूसरी बात, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है ये भी देख लो। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? 6.023 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है तो हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन है। तो हम बोल सकते हैं सो वी कैन से दैट चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होगा? तो हम 6.023 10 की पावर 23 इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1.6 10 की पावर -19 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लगभग इसको पाएंगे 96500 कूलम्स। ये आप लगभग पाएंगे अबाउट। ठीक है। और ये जो आपके पास होता है वो इक्वल होता है 1 फैराडे के। आप सभी लोग फैराडे नाम शायद सुने हो। फैराडे क्या होता है? ये एक बिगेस्ट यूनिट होता है ऑफ चार्ज। चार्ज की एक बहुत बड़ी यूनिट। क्योंकि जब 96,500 कूलम आपस में मिलते हैं तो 1 फैराडे बनता है। व्हाट इज 1 फैराडे? इसकी भी डेफिनेशन याद कर लीजिए। क्या हो सकता है ये? चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो कितने फैराडे के बराबर होता है? 1 फैराडे। तो अगर हम यहां से थोड़ा सा फॉर्मूला बनाने की बात करें तो आप फॉर्मूला बना सकते हैं कैसे
अगर मैं आपसे ये कहता हूं चार्ज ऑफ n मोल इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा n मल्टीप्लाई 1 फैराड, या हम सभी लोग इसी को कह सकते हैं n फैराड। एक फॉर्मूला आपके पास तैयार हो गया। ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन को हो सकता है घुमा फिरा के ऐसा दे सकता है, ध्यान दीजिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन को वो घुमा फिरा के ऐसा दे सकता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे वो ये कह सकता है कि हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 फैराडे चार्ज। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है कि 2 फैराडे चार्ज को बनाने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर जिनको कॉन्सेप्ट याद है वो डायरेक्ट आंसर देंगे, क्या बोलेंगे, वी नो दैट 1 मोल इलेक्ट्रॉन हैविंग 1 फैराडे चार्ज, देन फॉर 2 मोल, आप ध्यान दीजिएगा, फॉर 2 फैराडे चार्ज 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड। इतनी बात समझ में? तो आप इसका जवाब बिल्कुल ऐसा दे सकते हैं, कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार मोल का मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इसी क्वेश्चन को कुछ अगर अलग ढंग से देते हैं तो कैसे आप बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये कहते हैं, क्वेश्चन नंबर में 3 ले रहा हूं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स 200 कूलम्स चार्ज। जैसे ये कह रहा है 200 कूलम चार्ज के लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो हम सभी लोग कैसे बोलेंगे, तो सिंपल सी बात फिर से कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितने कूलम्स के बराबर होता है, 96,500 कूलम। ये आप सभी लोगों को जानकारी में है, ये आखिर ऐसा होता है। इसी को इन्वर्स करके लिखना सीखो, कह सकते हैं 96,500 कूलम्स जो होता है ये चार्ज होगा किसका, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, राइट। तो यहां 1 कूलम किसका होगा, वो 1/96,500। इतनी बात समझ में आई, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का। बिल्कुल ऐसे ही आप बोल सकते हैं देन 200 कूलम किसके इक्वल हो जाएगा, 1/96,500 मल्टीप्लाई 200 यानी 2/965 इतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आई। क्वेश्चन कैसा भी हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बात मेरी समझ में आई। तो मैंने चार्ज पर देखा तो इतने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और भी अगर हम देखना चाहें तो यहां पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसी जगह पे ये कहता 4, अगर मैं ये बोलता हूं कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, तो आप सभी लोग बिना किसी कैलकुलेशन के आप डायरेक्ट लिख दो कि 1 मोल प्रोटॉन पे चार्ज बिल्कुल उतना होगा जितना कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि चार्ज दोनों का क्या होता है, बराबर होता है। मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख देता हूं, क्या कि 1 मोल ऑफ प्रोटॉन कितना चार्ज होगा, 1 फैराडे चार्ज। कितना चार्ज होगा, 1 फैराडे। बात समझ आई आपको? अच्छा, अब आपसे हो सकता है क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे दे। मैं आपको इसमें इस पूरे वीडियो में केवल मोल के कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के दे सकता है। कैसे क्वेश्चन दे सकता है, जैसे आपसे क्वेश्चन ये दे सकता है, जैसे मैंने कहा कैलकुलेट चार्ज इन फॉलोइंग। जो हमारे पास
कुछ टर्म्स नीचे दिए गए हैं, उन पे आप चार्ज कैलकुलेट करिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, मैं अगर ये कह दूं 1 मोल ऑफ सोडियम प्लस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं 2 मोल ऑफ सोडियम प्लस। तीसरा क्वेश्चन 1.5 मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, उसे आप समझिए। अगर हम सोडियम और सोडियम प्लस में देखें तो क्या अंतर है? सोडियम आपके पास होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज। इस पे क्या है? एक चार्ज। इसने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। तो आप बोल सकते हैं कि सोडियम पर एक प्लस किसकी वजह से आया है? एक इलेक्ट्रॉन की वजह से आया है। तब आप सोचो कि एक सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो एक प्लस आता है। तो वैसे अगर एक मोल सोडियम रहेगा तो वो एक मोल इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो एक मोल प्लस बनेगा। यानी अगर एक मोल प्लस चार्ज आया है सोडियम पर, इसका मतलब इस सोडियम में से एक मोल इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निकल गया। और एक मोल इलेक्ट्रॉन निकलने से जो चार्ज बनता वो एक फैराडे ही है। तो सिंपली आप इतना थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। आप जैसे पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं? जैसे चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ Na+, तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे? भाई चार्ज कितना है? एक है ना, तो चार्ज आप एक लिखिए, मल्टीप्लाई कितना? 1 फैराडे। ये इक्वल किसके हो जाएगा? 1 फैराडे। ऐसे में दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। दूसरे क्वेश्चन आपके पास कह रहा है चार्ज ऑफ 2 मोल ऑफ Na+, तो चार्ज कितना है? एक ही है ना, लेकिन कितना मोल है? 2, और 2 मोल की वजह से फैराडे कितना होता है? 2 फैराडे। ऐसे ही अब कह रहा है चार्ज ऑफ 1.5 मोल, वो भी Al+3। Al+3 में देखो चार्ज कितना है? 3 है। चार्ज तो 3 है। ये 1.5 मोल, एक मोल पे 1 फैराडे, तो 1.5 मोल पे कितना हो जाएगा? इतना। तो ये आपके पास लगभग कितना आ जाएगा? 6 फैराडे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि मोल का मतलब क्या होता है। समझ में आया आपको? तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दे रहा हूं, आप इसे अच्छी तरीके से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन आपका हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, इनको आप सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे ये कहता हूं चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन, इसको आप देखिएगा कैसे करना है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसे आप करेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो भी किसमें देना है? आप केजी में आंसर दीजिएगा, ग्राम में दीजिएगा, माइक्रोग्राम में दीजिएगा और मिलीग्राम में दीजिएगा। इन 4 टर्म में दीजिएगा। अगली बात 3 कह सकता है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स 1 kg, गिव्स वेट 1 kg। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाए कि वेट कितना हो जाए? 1 kg हो जाए। चौथा, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स 200 ग्राम वेट। कितने ग्राम वेट को दे? 200। तो आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे उसे अच्छी तरीके से समझिएगा। जैसा कि अभी मैंने आपको मोल के कॉन्सेप्ट को बताया है, बिल्कुल वैसे ही लगना है। तो आप सभी लोग पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को मोल के कॉन्सेप्ट समझ में आए। क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाता है, मोल का मतलब समझ में आ जाता है,
तो इसके आगे का एक छोटा सा टर्म है, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करने चल रहा हूं, उसे देखिएगा। और ज्यादा नहीं, सभी लोगों को याद होगा एटॉमिक मास। मैं आपको इतना सा बता दे रहा हूं, अगर इनकी यूनिट की बात किया जाए तो इनकी यूनिट आप किसमें लेते हैं, एएमयू, जिसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है, राइट। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है। 1 मोल एटम का जो मास होता है उसे क्या कहा जाता है, एटॉमिक मास। मैं आपको एटॉमिक मास के बारे में एक छोटी सी बात बता दे रहा हूं कि जो एटॉमिक मास होता है इसको मेजर करने के लिए आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना। यानी एटॉमिक मास को मेजरमेंट करने के लिए, मेजर करने के लिए ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे आप डायरेक्टली मेजर कर सकते। हुआ ये कि यहां पे लोगों को एटॉमिक मास के बारे में, क्योंकि आप सभी लोग ध्यान दीजिए, जब तक एटम से रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ केस ऐसे आते हैं जिसमें एटम के मास को जानना बहुत जरूरी था, तो वहां एटम के मास को निकालने के लिए तरीका ढूंढा जा रहा है। ये पाया गया कि मेरे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है एटम के मास को कैलकुलेट करने का, तो उसके लिए एक जुगाड़ लगाया गया। जुगाड़ ऐसा लगाया गया जैसे, अगर आप सभी लोग ध्यान दिए होंगे तो एक बैलेंसर की बात होती है, तो बैलेंसर में हम क्या करते हैं, बैलेंसर में एक साइड नोन वैल्यू को रखा जाता है और एक साइड किसको रखा जाता है, अननोन को। फिर इनको बैलेंस करके देखा जाता है तो बता दिया जाता है कि इस अननोन कितने नोन के क्या है, इक्वल है। जैसे अगर 1 kg का बाट हम इधर रख रहे हैं और इधर कोई एक अननोन सब्सटेंस है, अगर ये इनको बैलेंस कर दे रहा है तो मैं बोलूंगा ये भी किसके इक्वल है, 1 kg के इक्वल है। बिल्कुल इसी बैलेंसर का यूज किया गया था एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले जरूरी ये था कि हम बाट कैसे, तो जो ये 1 kg जैसा भी बाट की बात किए थे, तो वहां पर क्या किया गया था कि एक एएमयू के ये जैसे बाट होते हैं वो बनाए गए, छोटे छोटे, ऐसे आप बोल सकते हैं। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आप बैलेंसर की अगर बात करें तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इस साइड हम क्या करते हैं, अननोन, मान लीजिए हाइड्रोजन को रखें, सपोज करो कैसे किया गया है, तो यहां पर एक एएमयू रखा गया, ये पाया गया कि हाइड्रोजन थोड़ा सा क्या है अभी नीचे, तो एक काम करो एक और एएमयू रख दो, तो जैसे एक एएमयू और रख दिए तो ये नीचे चला गया, यानी बैलेंस नहीं हुआ। मतलब ये है कि ये जो हाइड्रोजन का जो मास डिसाइड किया गया वो कहा गया एक एएमयू से थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है। ऐसे जब हीलियम लिया गया तो वहां पे जब एक एएमयू रखे तो ये आपका नीचे एक है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था, एक और रख दिया गया तो थोड़ा सा ऊपर आया, ऐसे एक और रखा गया तो थोड़ा सा ऊपर आया, ऐसे ही करके 4 जब रख दिए तो ये बैलेंस हो गया। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना आ गया, 4 आ गया। हमने इसी तरह से एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को क्या किया, कैलकुलेट किया और फिर एक प्रोफाइल बना दिया जिसमें एटम्स को रखा, फिर उनके एटॉमिक मास को रखा। जरा देखिए, हाइड्रोजन के लिए कितना है, एक एएमयू, थोड़ा समझिएगा। हीलियम के लिए अगर देखा जाए तो आप सभी लोग 4 एएमयू कहते हैं। लिथियम के लिए अगर देखा जाए तो 7 एएमयू, बेरिलियम के लिए 9 एएमयू। इन्हें आप याद करिएगा क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत काम आएगा। बोरॉन के लिए 10 एएमयू और उसी जगह पे कार्बन के लिए 12 एएमयू, नाइट्रोजन के लिए 14 एएमयू, ऑक्सीजन के लिए 16 एएमयू, एक सीक्वेंस में लिख रहा हूं। फ्लोरीन के लिए 19 एएमयू और नियॉन के लिए 20 एएमयू, सोडियम 23 एएमयू, मैग्नीशियम 24 एएमयू, एल्यूमिनियम 27 एएमयू,
सिलिकॉन 28 AMU, फॉस्फोरस 30 AMU, सल्फर 32 AMU, क्लोरीन 35.5 AMU, आर्गन 40, पोटेशियम 39 और लास्ट है कैल्शियम, वो भी कितना है 40। अब जरा ध्यान दीजिए, इन एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये देखिए जो नंबर आपने यूज किया है, इस नंबर को हम सभी लोग नाम देते हैं एटॉमिक नंबर। और ये जो आपके पास है उसे नाम दिया जाता है एटॉमिक मास। अब एक बात समझो, अगर आपसे एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन में पूछता हूं तो आप बोलेंगे क्या? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जो बताएगा कि उस एटम का नंबर कब आएगा। जैसे अगर हम 6 एटॉमिक नंबर की बात करें जो कार्बन का है, तो हम क्या बोलेंगे? 6 क्या बता रहा है कि जो 6 एटम है वो कौन सा है? कार्बन है। या 5वें के बाद जो नंबर आएगा वो कार्बन का आएगा। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है एक सीरियल नंबर, एक सीक्वेंस नंबर, जो ये बताएगा कि कितने एलिमेंट के बाद या कितने एटम के बाद इस एटम की बारी आएगी। तो आप सबके लिए ये HW जैसा होमवर्क है, आप इसे अच्छे तरीके से, मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स दिया है उसको सॉल्व करिएगा। और दूसरी बात आप क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे एटॉमिक मास को आप याद करिए, एटॉमिक नंबर को याद करिए, सिंबल सहित याद करिए। जब आपको ये पूरी चीज याद हो जाएगी तो आपको इसके आगे के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। मैं आपको इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।